तृणमूल का जन्म ही आरएसएस के खाते से हुआ है। आपने देखा होगा तृणमूल के जन्म के बाद वो भाजपा के साथ सरकार में भी रही, मिनिस्टर में भी रही, मिनिस्ट्री भी उन्होंने लिया। सामने आ रहा है। आप इस बात को आसानी से ना लीजिए कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, अमित शाह खराब है। इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे हैं, एल.के. आडवाणी खराब है। ये ऐसे उन्होंने खुद कहा कि आरएसएस तो खराब नहीं, আমি কিন্তু মনে করি না যে আরএসএস এত খারাপ। কিছু বাইরের লোক গিয়ে গন্ডগোল পাকি आरएसएस এর নাম করে दे। आपने ये जरूर देखा है और पूरी हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि आरएसएस ना इस संविधान को मानना चाहती है, आरएसएस एक अपना एजेंडा तय करना चाहती है। उस एजेंडे को तय करने में ममता बनर्जी उनका साथ दे रही है। इनका क्रोनोलॉजी है। आपने देखा होगा कि 2021 के चुनाव में एक वाहिद मुद्दा एनआरसी का था। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट वोट देने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन रोड पर मिचिल करके कलकत्ता के जनपद पर यह इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि एनआरसी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई सबसे बड़ी है, जो बिल्कुल झूठ था। कि आज कई लोग ये कहने लगे, भाजपा के लोग, कि ममता बनर्जी तो मोदी के सबसे मुखालिफ थी, मगर ममता बनर्जी भी आज मान लिया कि नरेंद्र मोदी अच्छा है। बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कमर में रस्सी बांध करके टांग के लेके आ जाएंगे। आज ऐसा क्या हो गया? हुआ ये कि इनको डर है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता से बाहर निकलेगी, ममता बनर्जी को भी बंगाल का सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। एक तरफ इलियासी साहब आरएसएस के साथ बैठ करके वार्तालाप करते हैं, दूसरे तरफ आसाम में मदरसा तोड़ा जाता है, तब इलियासी साहब कहां थे? उत्तर प्रदेश के एक एक मदरसा का निरीक्षण होता और मनमानी निरीक्षण हो रहा है, तब इलियासी साहब कहां थे? बाइकआउट कीजिएगा आप लोग। 100 बार ऐसे ऐसे हजार इलियासी इस देश में पैदा हुए और दलाली किया और फिर चले गए, मगर सच है, आज तक मोहन भागवत या दूसरे संघ के आरएसएस के प्रचारक ने कभी भी जब भी बोला तो मुसलमानों के खिलाफ जहर ही बोला। तो फिर हम 1 मिनट में उनके बात पे विश्वास कैसा कर दें? हाँ, उनको उतर करके विश्वा हेमंत शर्मा के खिलाफ बोलना पड़ेगा, मोहन भागवत को मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, योगी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और दबे कुचले लोग भारत में, चाहे वो किसी धर्म, किसी वर्ग का हो, किसी मजहब का हो, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और डॉक्टर भीम अंबेडकर के संविधान को किताब को लेकर के ये कसम खाना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा कि जो हमारा विचारधारा वो गलत था, हम इसी संविधान से देश में आगे रहना चाहते हैं। तब बैठने के लिए, तब बात करने की देखा जाएगा। कि सोमवार से पश्चिम बंगाल में या दूसरे जगहों पर आरएसएस की बात चल रही है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके चीफ मोहन भागवत है, वो दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे जाते हैं और वहां पर उमैर मोहम्मद इलियासी के साथ मुलाकात होती है। अब उस उमैर अहमद इलियासी के साथ जब मुलाकात होती है तो उनको राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि कह दिया जाता है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कहती है कि आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करती नजर आती कि प्रधानमंत्री कभी भी सीबीआई ईडी को नहीं भेज रहे। तो एक बिहार में कहावत है, बिहारी कहावत है कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, यानी गुड़ पसंद है मगर गुलगुल्ला नहीं खाएंगे। तो शायद ममता बनर्जी का यही हाल चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक वही है, मगर आरएसएस से उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनाथ और कांग्रेस के दूसरे लीडर सवाल उठा रहे हैं। तो शादाब साहब, सबसे पहले ये कि ममता बनर्जी और आरएसएस को कहां देखते हैं? देखिए, तृणमूल का जन्म ही आरएसएस के खाते से हुआ है। आपने देखा होगा तृणमूल के जन्म के बाद वो भाजपा के साथ सरकार में भी रही, मिनिस्टर में भी रही, मिनिस्ट्री भी उन्होंने लिया। लेकिन सत्ता में आने के लिए, वामफ्रंट को यहां से हटाने के लिए, जिस तरह से वो सोनिया गांधी के पैर पे रही, जिस तरह से सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी ने बदलाव के माहौल को देख करके जो त्याग और बलिदान दिया, उसके बाद ये सत्ता में आई। लेकिन आपको मैं ये साफ कर देना चाहूं कि बंगाल के लोगों के सामने ये बात अब अयां हो चुका है कि ममता बनर्जी का जन्म ही आरएसएस के पटल से हुआ है, जिसका जीता जागता सबूत रफ्ता रफ्ता इस प्रदेश के लोगों के सामने आ रहा है। आप इस बात को आसानी से ना लीजिए कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, अमित शाह खराब है। इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी
तब उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे हैं, एल.के. आडवाणी खराब है। ये इनका क्रोनोलॉजी है। आपने देखा होगा कि 2021 के चुनाव में एक वाहिद मुद्दा एनआरसी का था। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट वोट देने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन रोड पर मिचिल करके कलकत्ता के जनपद पर यह इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि एनआरसी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई सबसे बड़ी है, जो बिल्कुल झूठ था। मगर बंगाल के लोग डर करके इनको ये सत्ता दिया गया। अब ये सामने धीरे धीरे आ रहा है कि कैसे उन्होंने खुद कहा कि आरएसएस तो खराब नहीं, আমি কিন্তু মনে করি না যে আরএসএস এত খারাপ, কিছু বাইরের লোক গিয়ে গন্ডগোল পাকিয়ে आरएसएस এর नाम করে दे। आपने ये जरूर देखा है और पूरी हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि आरएसएस ना इस संविधान को मानना चाहती है, आरएसएस एक अपना एजेंडा तय करना चाहती है। उस एजेंडे को तय करने में ममता बनर्जी उनका साथ दे रही है। और एक बात, ये सिर्फ इतना आसान नहीं है कि ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी अच्छा है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, मुल्क के साथ जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं उसके खिलाफ, किसानों के साथ जो जुल्म किया उसके खिलाफ, हमारी बहनों के साथ जिस तरह से मामला हो रहा उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, आप उस लड़ाई से पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आज के ये लोग ये कहने लगे, भाजपा के लोग, कि ममता बनर्जी तो मोदी के सबसे मुखालिफ थी, मगर ममता बनर्जी भी आज मान लिया कि नरेंद्र मोदी अच्छा है। तो इससे ये मैसेज जाने लगा कि जब ममता बनर्जी मुखालफत करती थी, जिस ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कमर में रस्सी बांध करके टांग के लेके आ जाएंगे, आज ऐसा क्या हो गया? हुआ ये कि इनको डर है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता से बाहर निकलेगी, ममता बनर्जी को भी बंगाल का सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी का बंगाल में रहने के लिए जरूरी है दिल्ली में मोदी रहना। यही खेल चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज बन रही, मगर वो विपक्ष दल को इकट्ठा कर रही है विदाउट कांग्रेस के। तो बिना बैट्समैन के मैच कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा के बाद। ये तो सिर्फ हमें नहीं, दूसरे सेकुलर पार्टी के भी समझ से बाहर है। लालू प्रसाद हो, दूसरे दल जितने भी लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस छोड़ करके कोई विरोधी टीम नहीं बन सकता। मगर मैंने क्या कहा, ये एजेंडा सेट है कि एनआरसी के नाम पर 3 करोड़ मुसलमानों का वोट ले लो और उनको बदहाल छोड़ दो। आप देखिए ना, आपके सामने बंगाल में अनीस खान ने प्रदर्शन नहीं किया ना इस मामले को ऊपर। देखिए, बात यह है कि मीडिया अडानी और अंबानी का है। ये तो आप जैसे हिम्मतवर लोग हैं जो रोड पर खड़े होकर के ममता बनर्जी के खिलाफ आप सवाल पूछ ले रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग तो नरेंद्र मोदी और दीदी की गुणगान में ही लगे रहते हैं। ये तो हम आपकी सराहना करते हैं। जहां तक सवाल यह है कि हमारा प्रदर्शन हर वक्त हुआ है। हमारा प्रदर्शन जब भी हुआ है तो उन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हुआ है जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, जो मुल्क के इस भारत के सामाजिक ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है और आने वाला दिन में होता रहेगा। मुसलमान हैं आप? बिल्कुल हैं। इसके लिए आपको फख्र है अपने? बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, फख्र से कहते हैं। एक सवाल है कि उमैर अहमद इलियासी साहब इमाम एसोसिएशन के हैं, उन्होंने 4 रोज पहले एक बयान दिया कि भागवत जो है राष्ट्रपिता है, राष्ट्र ऋषि है। तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे राष्ट्रपिता। हालांकि मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रपिता गांधी जी है, मगर जबरदस्ती राष्ट्रपिता कर रहे, तो आप लोग आरएसएस के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? जी, इलियासी साहब का जो आपने जब बात उठाया, तो मैं आप खूब अच्छे से ये जान ले कि इलियासी साहब ने ही उनको घर पे दावत दिया था खाने का। आप एक बात बताइए, एक तरफ इलियासी साहब आरएसएस के साथ बैठ करके वार्तालाप करते हैं, दूसरे तरफ आसाम में मदरसा तोड़ा जाता है, तब इलियासी साहब कहां थे? उत्तर प्रदेश के एक मदरसा का निरीक्षण होता और मनमानी निरीक्षण हो रहा है, तब इलियासी साहब कहां थे? और एक बात बता दें कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोहन भागवत को मदरसा जाना पड़ा, मस्जिद जाना पड़ा, और इलियासी साहब जो कह रहे हैं राष्ट्रपिता बनना इतना आसान नहीं है। जो देश के संविधान को नहीं मान सकता वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? क्यों वहां गया? आपको ये और इतिहास का पन्ना आप पलटे अगर, तो आपको सामने ये दिखेगा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उस अल्फाज को तो हम दोहरा नहीं सकते। जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ न सिर्फ इस्लामिक देश बल्कि दूसरे जो सेकुलर लोग हैं, जो हर धर्म की इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री था, जिस तरह से इस भारत का
चेहरा धूमिल हुआ था और जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार पे एक प्रेशर बना था, इकोनॉमिकली जो आज हम फेल हैं, ये डर सता रहा नरेंद्र मोदी को कि आप सारे दुनिया अगर दुनिया को ये ना दिखाएं कि हम भी सेकुलर हैं, तो वो पर्दे के पीछे मोहन भागवत को मदरसा भेजकर ये मैसेज दुनिया में देना चाहते हैं कि हम सेकुलर हैं। इलियासी साहब का बाइकआउट कीजिएगा आप लोग। 100 बार ऐसे ऐसे हजार इलियासी इस देश में पैदा हुए और दलाली किया और फिर चले गए, मगर सच है, आज तक मोहन भागवत या दूसरे संघ के आरएसएस के प्रचारक ने कभी भी जब भी बोला तो मुसलमानों के खिलाफ जहर ही बोला, तो फिर हम 1 मिनट में उनके बात पे विश्वास कैसा कर दें? हाँ, उनको उतर करके विश्वा हेमंत शर्मा के खिलाफ बोलना पड़ेगा, मोहन भागवत को मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, योगी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और दबे कुचले लोग भारत में चाहे वो किसी धर्म, किसी वर्ग का हो, किसी मजहब का हो, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और डॉक्टर भीम अंबेडकर के संविधान को किताब को लेकर के ये कसम खाना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा कि जो हमारा विचारधारा वो गलत था, हम इसी संविधान से देश में आगे रहना चाहते हैं। तब बैठने के लिए, तब बात करने की देखा जाएगा, नहीं तो हाथी के दांत खाने के और दिखलाने के अलग अलग है। इतना जल्दी विश्वास इन लोगों पे नहीं किया जा सकता। शादाब साहब, एक आखिरी सवाल, 2024 से पहले राहुल गांधी का जो इमेज था वो बहुत ज्यादा अब बढ़ा है। पहले थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोगों को लगता था कि चल नहीं पाएंगे, तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पोस्ट के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे सोशल मीडिया पर। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का जो एक झलक दिखा है जहां पर वो 400-350 किलोमीटर चल चुके हैं, तो क्या अब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए दीदी आरएसएस के करीब जा रही है? आप उनके बारे में सवाल कर रहे हैं जो दूर दूर तक भी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख सकते हैं, मगर कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दिल्ली अभी दूर है, मगर यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस घड़ी जिस क्षण चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठते। मगर ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी सत्ता के लोभी नहीं हैं, वो सत्य के लोभी हैं। देश के विकास की बात करना चाहते हैं, दबे कुचले लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। और जहां तक बात राहुल गांधी के ख्वाब का, तो राहुल गांधी का ख्वाब तो सिर्फ इतना है कि इस मुल्क में कैसे शांति हो जाए, अमन हो जाए, भाईचारा हो जाए। इसी शांति, अमन और भाईचारे ने फिरंगियों को यहां से उल्टे पांव सर पे पैर रख पर भागने पे मजबूर किया था। उस पथ पर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी के आरएसएस वाले स्टैंड पे क्या लगता है कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक गिरेगा? देखिए, सिर्फ ये बयान नहीं, थोड़े दिन पहले नुपुर शर्मा के मामले पर जब आंदोलन हो रहा था, तो हमारी मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन करना है तो दिल्ली जाओ। हम ये सवाल करते हैं कि अनीस खान को उनके पुलिस वालों ने घर से छत के फेंक करके हत्या कर दिया गया, आज तक उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला? हम ये सवाल करते हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं और उस कुर्सी का नींव निजवारुर रहमान का मौत है, वो केस है, आज तक उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? को तो एमएलए बना दिया ना रुकबानूर को। सुनिए बात, एमएलए बन जाने से एक हत्यारा, एक जिसकी हत्या हुई उसको इंसाफ मिलना अलग है, एमएलए बनना अलग है। एमएलए तो बहुत सारे लोग बन गए, बहुत सारा एमएलए, बहुत सारा चोर तृणमूल में ही है, बहुत सारा एमएलए पकड़ा रहे हैं, जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहे हैं। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। साफ बात यह है कि बंगाल के लोगों में ये बात समझ रहे हैं ये लोग कि किस तरह से ये आरएसएस को और नरेंद्र मोदी को बचा करके खुद को बंगाल में मुसलमानों को डरा करके बंगाल में रहना चाहती है। तो तोड़ क्या? तोड़ कांग्रेस पार्टी के अलावा कुछ नहीं, तोड़ राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है। न थके हैं पांव, न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव, न हिम्मत हारी है। बड़े से बड़ा तूफान आए सफर में, फिर भी सफर जारी है, यही तोड़ है। राहुल गांधी के अलावा इस देश में और इस मुल्क को बचाने का, इस मुल्क के सामाजिक ताने बाने को बचाए रखने का, मुल्क में जो बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठी है उसका आवाज बनने का, मुल्क में हमारी बहनों के साथ भाजपा शासित सरकारों में जिस तरह से जुल्म हुआ है, रेप केसेस, मार देना, रेप केस करने के बाद उनके बॉडी को रात के अंधेरे में जला देना, ये दुनिया और देश ने देखा है। इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है, वो राहुल गांधी की आवाज है। ऐसा ना सोचे
कि राहुल गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी राहुल गांधी का लालच नहीं, राहुल गांधी का लालच है देश कैसे जुड़ेगा, देश में आपसी सद्भाव कैसे होगा। जब तक किसी देश में शांति नहीं होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।